अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग HPLC डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को HPLC प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग एंड क्रोमेटोग्राम के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अननोन सैंपल होता है तो डिटेंशन टाइम से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो अननोन सैंपल कौन सा है। गॉट इट। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HPLC की एब्रीविएशन क्या होती है। HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। बेसिकली हमारे सैंपल में डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करने के लिए जिस एनालिटिकल टेक्निक का यूज किया जाता है इसे हम लोग HPLC कहते हैं। HPLC इज मॉडिफाइड कॉलम क्रोमेटोग्राफी और ये डिफरेंट फील्ड्स में लाइक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग में यूज होती है। अब हम लोग HPLC के प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। HPLC के प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि HPLC के केस में मोबाइल फेस क्या होता है और स्टेशनरी फेस क्या होता है। HPLC में जो मोबाइल फेस यूज होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए हम लोग इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोबाइल फेस जो इसमें यूज हो रहा है वो लिक्विड है, और इसे हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। रेजोल्यूशन पावर से मतलब ये होता है यानी दो कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जब हम स्टेशनरी फेस की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी में कॉलम यूज होता है। कॉलम को हम किसी ना किसी चीज से फिल करते हैं, ठीक है। HPLC के केस में जो कॉलम होता है इसे सिलिका पाउडर से फिल किया जाता है। अब सिलिका पाउडर जो होगा वो एक ही जगह पर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। जब वो मूव नहीं करेगा तो इसलिए हम इसे स्टेशनरी फेस कहते हैं। अब हम लोग HPLC के प्रिंसिपल को देखते हैं। सैंपल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हमने इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। अब ये जो सेपरेशन होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर रिलेटिव अफिनिटीज एंड द प्रायोरिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। यानी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी फेज में ज्यादा सोरेबल होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल फेज में ज्यादा सोरेबल होते हैं। वो कंपोनेंट जो कि स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, ऑब्वियसली वो कॉलम से जल्दी अल्यूट आउट नहीं हो सकते। लेकिन वो कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो कॉलम से जल्दी अल्यूट आउट हो जाएंगे और डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। गॉट इट। बेसिकली HPLC इंस्ट्रूमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंपाइलिंग डिफरेंट पार्ट्स। अब हम इन सब पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सॉल्वेंट रेजरवायर के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं। इसके बाद HPLC पंप आता है, उसके बाद डेगासर आता है। डेगासर अटैच होता है वैक्यूम पंप के साथ। इसके बाद सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व आता है, उसके बाद सैंपल इंजेक्टर आता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो प्री कॉलम है। प्री कॉलम की लेंथ 2 to 10 सेंटीमीटर होती है और प्री कॉलम का इंटरनल डायमीटर 4 to 5 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल कॉलम। एनालिटिकल कॉलम की लेंथ 10 to 30 सेंटीमीटर होती है और इसका इंटरनल डायमीटर 4 to 5 मिलीमीटर होता है। अब ये जो प्री कॉलम होता है या एनालिटिकल कॉलम होते हैं, ये दोनों कॉलम स्टेनलेस स्टील से मिलकर बने होते हैं विद द स्टेशनरी फेस, और कॉमन स्टेशनरी फेस जो यूज किया जाता है वो सिलिका जेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज डिटेक्टर एंड देन रिकॉर्डर। हम लोग HPLC की वर्किंग को डिस्कस करते हैं। अब आप देख सकते हैं मोबाइल फेस का सॉल्वेंट रेजरवायर से मूव कर रहा है डेगासर की तरफ। अब डेगासर हाई वैक्यूम पंप के साथ अटैच है। हाई वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि इसने हाई वैक्यूम को क्रिएट करना है। अगर तो सॉल्वेंट में कोई भी गैस या एयर प्रेजेंट है तो इसे रिमूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एल्यूएन के टाइम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो जब हाई वैक्यूम पंप हाई वैक्यूम को क्रिएट करेगा तो यहाँ पर अगर सॉल्वेंट में कोई भी एयर या गैस प्रेजेंट होगी ये उसे रिमूव कर देगा। उसके बाद सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व के पास जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म मोबाइल फेस होगा वो प्रोड्यूस होगा। अब यूनिफॉर्म मोबाइल फेस यहाँ से जाएगा प्री कॉलम के पास। अब प्री कॉलम का काम ये होगा कि अगर तो मोबाइल फेस में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसे रिमूव कर देगा। अब प्री कॉलम से मोबाइल फेस मूव करेगा एनालिटिकल कॉलम के पास। अब एनालिटिकल कॉलम से ये डिटेक्टर के पास जाएगा और वहां से ये रिकॉर्डर के पास आएगा। गॉट इट। लेकिन अब आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अभी सैंपल को इंजेक्ट नहीं करना। सैंपल को इंजेक्ट करने से पहले HPLC इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर कंडीशनिंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ब्लैंक मोबाइल फेस को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आप लोगों ने रन करना है। जब ब्लैंक ये जो मोबाइल फेस होगा ये 10 मिनट्स के लिए रन होगा, उसके बाद ये जो आपके पास सैंपल इंजेक्टर है यहाँ से आपने माइक्रो सिरिंज के जरिए सैंपल को इंजेक्ट करना है। अब ये जो सैंपल होगा यहाँ से फिर ये प्री कॉलम के पास जाएगा और यहाँ से एनालिटिकल कॉलम के पास जाएगा।
अब एनालिटिकल कॉलम में अभी हमने देखा था पिक्चर की स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट्स की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ कम होती है तो वो डिटेक्टर के पास पहले पहुंच जाते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होती है तो वो डिटेक्टर के पास लेट पहुंचते हैं। तो ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये रिकॉर्डर पर हमें नज़र आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। रिकॉर्डर पर जो आप लोगों को पीक्स नजर आ रही होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं। देखें, वाई एक्सिस पर मिली अब्जॉर्बेंस यूनिट होता है और एक्स एक्सिस पर रिटेंशन टाइम होता है। अब बेसिकली रिटेंशन टाइम होता क्या है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि सैंपल में डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी डिफरेंट होती है। तो जब उन डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी डिफरेंट होती है तो वो डिटेक्टर के पास डिफरेंट टाइम से पहुंचते हैं। यानी अगर किसी कंपाउंड की स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी ज्यादा है तो वो डिटेक्टर के पास देर से पहुंचेगा, ठीक है। तो इंजेक्शन से डिटेक्शन तक जितना टाइम होता है ये आपके पास रिटेंशन टाइम होता है। किसी कंपाउंड का रिटेंशन टाइम ज्यादा होता है और किसी कंपाउंड का रिटेंशन टाइम कम होता है। गॉट इट। अब इस स्लाइड में मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स के रिटेंशन टाइम्स लिख दी हैं। लाइक अगर आपके पास ग्लूकोज है तो इसका रिटेंशन टाइम 5 मिनट्स होगा, अगर कैफीन है तो इसका रिटेंशन टाइम 9 मिनट्स होगा। ये रिटेंशन टाइम से पता लगाना होता है कि हमारे पास सैंपल कौन सा है। सिंपली हमें ये पीक्स नजर आती हैं रिकॉर्डर में। तो अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डर में फॉर एग्जाम्पल आपको ये पीक नजर आई है, तो इस पीक में आपको नजर आ रहा है कि 5 मिनट्स, यानी आपका रिटेंशन टाइम जो है वो 5 मिनट्स है। तो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर रिटेंशन टाइम 5 मिनट्स होगा तो हमारे पास जो सैंपल होगा वो क्या होगा, वो ग्लूकोज होगा। गॉट इट। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है। देखिए रिटेंशन टाइम अगर आपके पास 5 मिनट्स हैं तो ठीक है, आपको पता लग गया कि जो आपके पास सैंपल था वो ग्लूकोज का था, लेकिन उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो एरिया होगा ना अंडर द कर्व वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो आपके पास दूसरे नंबर पे ग्राफ बना हुआ है, इसमें आपके पास क्योंकि ग्लूकोज 20 है तो इसमें देखें जो एरिया है ना अंडर द कर्व वो भी इंक्रीज हो गया है। गॉट इट। इस स्लाइड में HPLC के कुछ फायदे लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।